सभी को नमस्कार। जीके विद जीएस अपनी जर्नी में एक नए प्रकार का एक्सपेरिमेंट आज से शुरू कर रहा है। इस एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत हम लोगों द्वारा प्रयास किया जा रहा है, हमारी टीम के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि हम भारत के विभिन्न कालों में जो विभिन्न टाइम पीरियड्स में जो भी हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज़ हुई हैं, जो हमें मोटिवेट करती हैं, गाइड करती हैं या फिर हमें उनके जीवन दर्शन से प्रेरणा मिलती है, उनके बारे में कुछ बताया जा सके। यानी कि बायोग्राफीज़ का एक सेक्शन जीके विद जीएस के द्वारा शुरू किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम अपने फादर ऑफ नेशन यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी या फिर महात्मा गांधी जी के बारे में आज बात करेंगे। संक्षेप में उनकी जीवनी होगी, उनके जीवन का दर्शन होगा और आज़ादी के समय या जिस समय पार्टीशन हुआ, गांधी जी के द्वारा किए गए वो कार्य जिन्होंने उनको हमेशा के लिए अमर बना दिया, उसके बारे में आज के इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले जीवनी की अगर जो हम बात करें तो सबको मालूम है कि 2 अक्टूबर 1869 को गांधी का जन्म वर्तमान समय में गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक शहर में हुआ था, जो कि एक कोस्टल रीजन था। ध्यान रखिएगा, वर्तमान समय में ये गुजरात राज्य है, लेकिन ब्रिटिश इंडिया के टाइम में गुजरात और महाराष्ट्र को मिला करके मुंबई बोला जाता था या बॉम्बे प्रोविंस बोला जाता था। तो उस समय वो बॉम्बे प्रोविंस का हिस्सा था। गांधी जी के पिताजी का नाम करमचंद और माता का नाम पुतलीबाई था। ये अपने माता पिता की तीसरी संतान थी। इनका जन्म जिस स्थल पे हुआ, जिस घर में हुआ, उसका नाम है कीर्ति मंदिर। इनके पिताजी का ट्रांसफ़र, जो कि पेशे से एक वकील थे, दीवान के पद पर कार्यरत थे, उनका ट्रांसफ़र 1876 में पोरबंदर से राजकोट हो गया और ये सपरिवार राजकोट चले गए। मदर की बात करें पुतलीबाई जी की, तो ये एक बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी और गांधी जी के विकास में, गांधी जी के अंदर धर्म के प्रति जो जुड़ाव दिखता है, उस पर बहुत बड़ा प्रभाव उनकी माता जी का था। वर्ष 1881 आ जाता है। महज 12 साल की उम्र में गांधी जी का विवाह कस्तूरबा बाई से हो जाता है, जिससे उनके टोटल 4 पुत्र होते हैं, 4 बेटे होते हैं, 4 संतानें उनकी होती हैं। हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। अक्सर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन महात्मा गांधी एंड देवदास। तो जनरली हम लोग देवदास शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास के आधार पर उसी देवदास को जानते हैं जो पारो की खोज में था, उसको पाना चाहता था। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये होगा फादर और सन। थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है गांधी जी और देवदास के बीच में रिलेशन को लेकर के। गांधी जी ने अपनी मैट्रिक की परीक्षा वर्ष 1888 में पास की। आपको मैं बता दूं कि जिस समय गांधी जी पढ़ाई कर रहे थे उसमें क्लास 12 तक की शिक्षा नहीं होती थी। ब्रिटिश सिस्टम में उस समय केवल 10 तक की शिक्षा होती थी और उसके बाद आप हायर डिग्री के लिए जा सकते थे। तो चूंकि गांधी जी के परिवार में उनके पिताजी खुद पेशेवर लॉ एक्सपर्ट थे, विधिशास्त्री थे, तो गांधी जी ने भी उसी फील्ड में आगे बढ़ने का निर्णय लिया और गांधी जी अपनी लॉ की पढ़ाई करने के लिए कहाँ चले गए? इंग्लैंड चले गए, क्योंकि इंग्लैंड में ही उस समय शिक्षण संस्थान थे जहाँ पर लॉ की पढ़ाई अच्छे से की जा सकती थी। और वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने 1888 से 1891 के बीच यानी 3 साल के मध्य यूनिवर्सिटी कॉलेज से लॉ की पढ़ाई पूरी की। गांधी जी वापस आए और उन्होंने भारत में आने के बाद अपनी वकालत शुरू की। भारत में चूँकि उनसे पहले वो बिल्कुल नए थे, बहुत सारे पेशेवर वकील उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में प्रस्तुत थे। तो गांधी जी को शुरुआती समय में बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली
और गांधी जी को पब्लिक प्लेसेस पे बोलने का भी बहुत ज़्यादा अभ्यास प्रारंभिक समय में नहीं था, जिसके कारण गांधी जी का जो डिस्क्रिप्शन होता था या जो उनका कह सकते हैं अपने केस को लड़ने का तरीका था बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था, जिसके चलते शुरुआती वर्षों में गांधी जी को अपेक्षा अनुसार सफलताएं नहीं मिली। इसी बीच में वर्ष आता है 1893। जिस प्रकार से भारत दक्षिण अफ्रीका की कॉलोनी था या उपनिवेश था, उसी प्रकार से दुनिया के दूसरे सबसे बड़े महाद्वीप यानी कि अफ्रीका का जो दक्षिणी हिस्सा है, वहां पर एक देश एग्जिस्ट करता है, दक्षिण अफ्रीका। वहां पर भी अंग्रेजों का ही नियंत्रण था। और गुजरात, जो कि प्राचीन समय से ही, गुजरात और जो पश्चिम भारत है वो प्राचीन समय से ही व्यापार के मामले में बहुत समृद्ध रहा था और उसका संबंध अफ्रीका और अरेबियन पेनिनसुला के साथ बना हुआ था। तो दक्षिण अफ्रीका में एक गुजराती व्यापारी का केस लंबित था ब्रिटिश कोर्ट में। तो उसको सॉल्व करने के लिए, उसको लड़ने के लिए वो व्यापारी गांधी जी से रिक्वेस्ट करता है और फिर गांधी जी दक्षिण अफ्रीका 1893 में चले जाते। गांधी जी महज कुछ महीने के लिए वहां गए थे। उनका मानना था कि 1893 खत्म होते होते मैं वापस लौट आऊंगा। लेकिन गांधी जी एक बार जब वहां गए तो फिर वहीं के होके रह गए, या कह सकते हैं अपने जीवन का लगभग 25% से ज्यादा हिस्सा, लगभग 26-27% अपनी जिंदगी उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में बिताई। दक्षिण अफ्रीका का बहुत फेमस किस्सा है, कहते हैं कि जब वो दक्षिण अफ्रीका पहुंचे तो वो उस कोर्ट ट्रायल को जहां पे होना था उसके लिए ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। जो ट्रेन थी वो डरबन से प्रिटोरिया के बीच में रन कर रही थी और उसमें गांधी जी के पास फर्स्ट एसी का टिकट था। कहते हैं कि उस फर्स्ट एसी के टिकट या उस बोगी में ब्लैक्स और इंडियंस को जर्नी करना अलाउड नहीं था। ऐसे में टीटी ने गांधी जी से कहा कि अगली स्टेशन पे आप शिफ्ट कर जाइएगा। गांधी जी ने इस बात को मानने से मना कर दिया और फाइनली दक्षिण अफ्रीका के मैरिट्सबर्ग स्टेशन पे आए। रिपीट, मैरिट्सबर्ग स्टेशन पे उनको उनके सामान के साथ धक्के मार करके ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया। निश्चित रूप से वो रात गांधी जी के जीवन में मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी बनने की रात थी। रात भर उनको नींद नहीं आई। कहा जाता है कि जीवन में उनको ब्रिटिश जस्टिस पे बहुत विश्वास था और मानना था उनका कि अंग्रेज न्याय करते हैं, लेकिन मैरिट्सबर्ग के इंसिडेंट से जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन दक्षिण अफ्रीका में चल रहा था उसको उन्होंने बहुत करीब से ऑब्जर्व किया था। सो दैट उन्होंने निश्चय किया कि जो नस्ल भेद अंग्रेजों ने दक्षिण अफ्रीका में फैला रखा है भारतीयों के खिलाफ, उसका वो विरोध करेंगे। और वहीं वो जर्नी शुरू होती है जहां पर गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ दो महत्वपूर्ण तरीके ढूंढ निकाले जिसका कोई जवाब अंग्रेजों के पास नहीं था। पहला था सत्याग्रह, और सत्य के लिए आग्रह कैसे करना है, उसका तरीका क्या होगा। हिंसात्मक तरीका की बात उन्होंने नहीं कही। उन्होंने कहा तरीका कैसा होगा, केवल अहिंसा का होगा। इन दोनों ही तरीकों के माध्यम से गांधी जी ने अंग्रेजों के सामने एक ऐसी चुनौती रखी जिसका कोई भी सॉल्यूशन या कह सकते हैं कोई भी तोड़ अंग्रेजों के पास उपलब्ध नहीं था। और गांधी जी ने अपने प्रवास के दौरान बहुत सारे नस्लीय भेदभाव करने वाले कानूनों को बदलने में या फिर उन्हें समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त गांधी जी जो उन्होंने 22 सालों तक दक्षिण अफ्रीका में सीखा था, उन अनुभवों के साथ दोबारा वापस 1915 में भारत आए। और 9 जनवरी 1915 को जब वो आए तो उसी की याद में एक दिवस भी भारत सरकार के द्वारा मनाया जाता है। भारत आने के बाद गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कहा कि गांधी पहले आप भारत को जानो। तो गांधी जी ने 1 वर्ष तक लगातार 1 वर्ष तक ट्रेन से, यानी कि ट्रेन में भी वो जनरल डिब्बे में सफर करने लगे या जो भी और यातायात के साधन थे
जहाँ पर जैसे जा पाए, कहीं पर रिवर से तो नाव से गए, पूरे भारत का दौरा किया और वो भारत की ग्राउंड रियलिटी को जानने में सफल रहे। इसी बीच में 1916 का वर्ष भारत के इतिहास में, गौरवशाली इतिहास में, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और इसी वर्ष बनारस में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। कहा जाता है कि गांधी जी को जब बुलाया गया मंच पर बोलने के लिए, तो गांधी जी ने जो वक्तव्य दिया वो बहुत ही नवीन था और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को बदलने वाला था। उनसे पूर्व जितने भी वक्ता आए थे, उन्होंने अपने द्वारा यानी भारतीय प्रयासों से स्थापित इस विश्वविद्यालय पर शाबाशी या कह सकते पीठ थपथपाने वाला काम किया था। लेकिन गांधी ने ऐसा कोई भी वक्तव्य नहीं दिया और कहा कि जो श्रोतागण यहाँ पर उपलब्ध हैं उसमें भारतीय किसान और मजदूर पूर्ण रूप से नज़ारा दिख रहे हैं। ऐसे में अगर भारत को अपने स्वराज को प्राप्त करना है तो हमें इन लोगों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करना पड़ेगा, तभी भारतीय स्वराज प्राप्त हो सकेगा। पहली बार राष्ट्रीय मंच से किसानों और मजदूरों की बात करने वाले गांधी जी पहले व्यक्ति थे। इसके बाद चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा के क्रमशः किसान, मजदूर और किसान आंदोलनों में गांधी जी की सफलता ने वर्ष 1917 और 18 में उन्हें किसानों का मसीहा बना दिया। गांधी जी को एक जादुई शक्ति वाले जादूगर के रूप में, या कह सकते हैं एक ऐसे मैसेंजर ऑफ गॉड के रूप में गांव में माना जाने लगा कि उनके तरीकों का कोई भी तोड़ या कोई भी विकल्प अंग्रेजों के पास नहीं था। तो ऐसी परिस्थितियों में गांधी जी एक राष्ट्रीय प्रतिरूप या राष्ट्रीय नेता के रूप में उभर कर सामने आए। गांधी जी के द्वारा भारत में अंग्रेजों के सामने 3 बार राष्ट्रीय चुनौती को रखा गया। पहला असहयोग आंदोलन जो वर्ष 1920 से लेकर के वर्ष 1922 तक चला। दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 से लेकर के 1934 तक 2 चरणों में चला। और तीसरा क्विट इंडिया मूवमेंट जो कि वर्ष 1942 से लेकर के 1944 तक चला। क्विट इंडिया मूवमेंट में ही गांधी जी ने फेमस स्लोगन दिया था, डू और डाई, करो या मरो। इन तीनों राष्ट्रीय आंदोलनों के ऊपर हम अलग से चर्चा करेंगे, वीडियो बनाएंगे तो वहां पे बात होगी। अभी हमने केवल इसका आपको वर्ष बताया है। जनरली हम हिस्ट्री में कोई भी इवेंट पढ़ते हैं तो उसके लिए एक सिस्टम होता है जिसको RAR के रूप में जाना जाता है, रीजंस, एक्टिविटीज और रिजल्ट। इस फॉर्म में जब हम पढ़ते हैं तो चीजें हमें ज्यादा क्लियर हो जाती हैं। अब बात करते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में समाप्त हो चुका था। अंग्रेज भारत से जाने की तैयारी कर रहे थे क्योंकि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लगभग टूट चुके थे। एडोल्फ हिटलर की लुफ्तवाफे ने इतने बम बरसाए थे इंग्लैंड की राजधानी लंदन पर और इंग्लैंड के अलग अलग शहरों पर कि अब उनकी कमर टूट चुकी थी और वो अपने विशाल साम्राज्य को अक्षुण्ण रखने में समर्थ नहीं थे। कहा जाता है कि वर्तमान समय में देश, जितने भी देश हैं उनमें से लगभग 54 देशों पर कभी अंग्रेजों का अधिकार था, लेकिन अब अंग्रेज एक एक करके उनको आज़ाद करने के लिए मजबूर थे। आज़ादी का समय वाकई में एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था, लेकिन साथ ही साथ चूंकि अंग्रेजों ने जो बीज बोए थे डिवाइड एंड रूल के, उसके चलते भारतीय जन समुदाय के 2 हिस्से आपस में लड़ बैठे और हिंसा का स्तर ये हो गया कि विभाजन एकमात्र विकल्प के रूप में रह गया। कहा जाता है कि अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन जब मार्च 1947 में भारत आए तो 1947 में उनको इसलिए भेजा गया था कि वो सिस्टमैटिक तरीके से पावर का ट्रांसफर भारतीयों को कर दें और विभाजन उसका एक विकल्प था। तो माउंटबेटन ने एक अंतिम प्रयास किया कि क्या भारत को अक्षुण्ण रख करके आजाद किया जाए या फिर भारत का विभाजन किया जाए। फ्रीडम एट मिडनाइट के लेखक लिखते हैं कि गांधी जी के साथ साथ माउंटबेटन ने 3 अन्य व्यक्तियों से भी चर्चा की थी
कि भारत को विभाजित रूप में देख हम आज़ाद करें या उसको एकीकृत रूप में। कहा जाता है उन 3 पॉलिटिशियंस ने विभाजन को स्वीकार किया था। अकेले गांधी जी ने कहा था कि विभाजन किसी भी स्थिति में मैं स्वीकार नहीं करूंगा, विभाजन होगा तो मेरे शरीर मेरी मृत्यु के बाद ही संभव है। ये गांधी जी के वक्तव्य थे। तो गांधी जी कभी भी विभाजन के पक्ष में नहीं थे। लोग ब्लेम करते हैं कि गांधी जी ने विभाजन करवा दिया। हाँ, ये जरूर था कि गांधी जी ने जब विभाजन उनको लगा कि अब उसको टालना संभव नहीं है, तो उन्होंने अपने आप को एक बिग ब्रदर वाली इमेज में रखा और जो नया नवनिर्मित राष्ट्र था उसको कुछ आर्थिक सहयोग के रूप में उन्होंने चीजें दी, जिसकी आलोचना भी होती है। गांधी जी की बात करें तो जिस दिन विभाजन हुआ उस दिन पूरा भारत सेलिब्रेट कर रहा था, जबकि गांधी जी खुद उस दिन भी बंगाल में, कलकत्ता के पास बंगाल में एक जगह पड़ती है नोआखली, छोटा सा ग्रामीण एरिया है, वहां पर वो फास्टिंग कर रहे थे और सांप्रदायिक दंगों को रोकने का प्रयास कर रहे थे। कहा जाता है कि भारत के 2 हिस्सों में, यानी कि बंगाल का हिस्सा जो आजकल आप देखते हो उसमें बांग्लादेश है, वेस्ट बंगाल है, आसाम का हिस्सा भी आता है, वो वाला एरिया, और दूसरा हिस्सा था जहां पर मुस्लिम हिंदुओं के बीच में संघर्ष हो रहा था, या कह सकते हैं आपस में मनमुटाव एग्जिस्ट कर रहा था, वो वाला हिस्सा यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस और पंजाब का एरिया। अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन लिखते हैं, या अपने उन्होंने संस्मरण में लिखा है, चीज बताया है कि उन्होंने उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में 50,000 की सेना खड़ी कर रखी है, लेकिन वहां पर सांप्रदायिक दंगे नहीं रुक रहे हैं। और गांधी जी के प्रयासों से बंगाल धीरे धीरे करके बिल्कुल शांत हो गया। इसीलिए उन्होंने गांधी को 1 मैन आर्मी कहा है, एक अकेली फौज। गांधी जी की बात करें तो उन्होंने हमेशा, उनके दर्शन की बात करें तो उनका जो सत्याग्रह और अहिंसा का कॉन्सेप्ट है वो अपने आप में अप्रतिम है। उस पर चर्चा कभी हम किसी विशेषज्ञ के माध्यम से करेंगे। उनके सामाजिक विचारों की बात करें तो उन्होंने हमेशा समाज को संगठित करने का प्रयास किया। समाज में जितने भी वर्ग थे, चाहे हिंदू समाज के अलग अलग सेक्शंस की जातियों की अलग बात की जाए, तो उन्होंने सबको एक सांचे में, एक ही गुलदस्ते में सजाने का प्रयास किया। अगर अलग अलग धार्मिक वर्गों की बात करें, जैसे भारत में हिंदू और मुसलमान थे, तो उन्होंने कौमी एकता का लगातार प्रयास किया। उनके द्वारा हिंदू और मुसलमान, उनका मानना था कि एक ही गुलदस्ते के 2 सुंदर फूल हैं। कहा जाता है कि गांधी जी जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो बंगाल में शांति स्थापित करने के बाद दिल्ली आ गए थे। आज की वीडियो में इतना ही, फिर बात करेंगे कमिंग वीडियो में। थैंक यू। और बता दें आपको कि हमारा एक और वीडियो रन करता है, एक और चैनल रन करता है जिसको हम कैरियर जोन के रूप में जानते हैं। आप @लवकेश तिवारी JNV के माध्यम से उसको सर्च कर सकते हैं। लवकेश की स्पेलिंग है LAVKESH, तिवारी आप जानते हैं TIWRI, और उसमें बहुत सारे कैरियर जोन, कैरियर वीडियोस पड़े हुए हैं। आप उसको सर्च करके और अपने लिए जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। जो यूथ्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी सभी को शुभ संध्या, नमस्कार।